नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं और विशेषकर मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि अधिकार है क्या? अधिकार किसी भी देश के नागरिकों द्वारा की गई वह मांगे हैं जो उनके विकास के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और उनको उन मांगों को सामाजिक और न्यायिक जो है मान्यता मिली हुई होती है, तो उसे हम अधिकार की श्रेणी में ला सकते हैं, हम उसे अधिकार कह सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं अधिकार। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, यानी कि मनुष्य के विकास के लिए जो मौलिक अधिकार हैं बहुत ही आवश्यक हैं। अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए और जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो कानून जो है ऐसी सुविधा देता है कि ये जो हमारे अधिकार हैं इनका हनन ना हो, तो इसलिए जो है जो कानून इन अधिकारों की रक्षा करता है। फिर है अधिकारियों का घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। मीन्स एक लिस्ट बना दी गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो हमारा संविधान है इस देश के नागरिकों को, भारत देश के नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है या देता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। उसके बाद है ये आपका हो गया। उसके बाद है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार अथवा अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया। यानी कि पहले हमारा जो संविधान है इसने भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया और 6 मौलिक अधिकार जो है शेष बच गए। तो संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 86वें संशोधन द्वारा 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों को मूल अधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो ये जो अनिवार्य शिक्षा है बेटा, ये 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये लागू हुआ, अनिवार्य शिक्षा। तो बेटा अधिकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य अधिकार, तो वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर के परिवर्तन कर सकती है। कोई भी बदलाव संसद अपनी आम सहमति से या जो एक तरीका है उसके द्वारा जो उसमें बदलाव ला सकती है। दूसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बेटा वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो सामान्य अधिकारों में मौलिक अधिकारों में ये महत्वपूर्ण फर्क है कि
सामान्य अधिकारों की गारंटी हमारा संविधान नहीं देता है, लेकिन मौलिक अधिकारों की गारंटी हमारा संविधान देता है। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन कहीं होता है तो आप जो है न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो सरकार का इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। तो मुख्य बात यह है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए मौलिक अधिकार जो है मनुष्य के लिए, नागरिकों के लिए जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। फिर कौन कौन से हैं? प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो बेटा ये निम्न है। सबसे पहला समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन है। अभी हम पहले इसके बारे में जानते हैं कितने अधिकार कौन से, फिर विस्तार से हम जानेंगे। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 है। छठा है, बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक बार दोबारा से पुनरावृत्ति करते हैं इसकी। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है समता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और बेटा सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 32 में है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बेटा ये जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की ये जो मौलिक अधिकार है, संविधान की आत्मा माना है। उनका मानना यह था यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है तो ये मौलिक अधिकार जो है इनका महत्व नहीं रह जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। सबसे पहले समता का अधिकार। समता जैसे नाम से पता चल रहा है, समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 जो है उसके अंदर जो है गारंटी देता है हमारा संविधान कानूनी रूप से समानता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के, मतलब नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, है ना, चाहे वो वर्ण रंग के आधार पे हो। तो ये गारंटी जो है हमारा संविधान देता है कि सबके साथ समानता बरती जाएगी। फिर अनुच्छेद 15 सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करने का प्रावधान करती है। फिर है अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता। जो सार्वजनिक नियुक्तियां होंगी, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, उसमें सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, ऐसा हमारा संविधान जो है सुनिश्चित करता है। फिर है अनुच्छेद 17 समाज से छुआछूत की समाप्ति। आप सब जानते हैं एक रोग की तरह हमारे समाज में, देश में फैला हुआ है ये रोग छुआछूत का। तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है और हमारा संविधान जो है इस पर रोक लगाने की बात करता है, इसकी समाप्ति की बात करता है। फिर अनुच्छेद 18 सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक। केवल जो शैक्षिक उपाधि हैं जैसे BA, MA, PhD, डीलिट, ये या सैनिक जो हैं, ब्रिगेडियर हैं, है ना, कर्नल हैं, तो इस तरह की उपाधियां हैं, वो उपाधियां पहले की तरह दी जाती रहेंगी, लेकिन बाकी उपाधियों पर जो है रोक लगा दी गई है। अब बेटा अगला हम जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका वर्णन बेटा अनुच्छेद 19 से लेके 22 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी। तो आजादी किस रूप में है ये हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता है भाषण की, अभिव्यक्ति की।
कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी भाषण दे सकता है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को जो है दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, संघ बना सकता है, कहीं भी भारत भर में सभा कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है और भारत के किसी भाग में बसने कहीं भी बस सकता है, भारत देश के किसी कोने में भी, किसी भी भाग में, और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय कर सकता है। तो कोई भी बिजनेस ये व्यवसाय भारत का नागरिक कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान का, वो स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है। अगला है बेटा अनुच्छेद 20। तो इसमें अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। तो अपराध यदि कोई होता है, उसमें जो अभियुक्त है या दंडित व्यक्ति है, उसके भी कुछ अधिकार हैं। तो उन जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक कानूनी रूप से उसको संरक्षण प्रदान जो है वो किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 21। कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सबको जीने का अधिकार है। क्या ना, लिव एंड लेट लिव, जियो जीने दो। इसका समर्थन हमारा संविधान करता है। अनुच्छेद 21 के आरटीई 2002 86वां संविधान संशोधन जो है वो शिक्षा मौलिक अधिकार वर्ष 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। जो अनुच्छेद 21 है, राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए है। जो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, तो हमारा संविधान ये कहता है उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य, बहुत जरूरी शिक्षा दिलानी है। ये हमारा अनुच्छेद 21 कहता है। फिर है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है बेटा, किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। जो कोई निर्दोष व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी ना हो और हिरासत ना हो, तो ये सुनिश्चित करता है हमारा भारतीय संविधान। फिर है नोट। नोट में क्या है बेटा, 93वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211A से में जोड़ा गया। तीसरा है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा जो भारतीय समाज है, इसमें शोषण, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण के यदि कोई मामला आता है तो उसमें रोक लगाने की बात करता है हमारा भारतीय संविधान। तो ये अनुच्छेद 23 से और 24 में इसका वर्णन है। पहला अनुच्छेद 23 से शुरू करते हैं। मानव व्यापार यानी तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी। बेगारी का बेटा मतलब है बेगारी का मतलब है किसी से कोई काम कराना और उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं देना, मुफ्त में काम करवाना बल प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा? बल के प्रयोग द्वारा, ताकत दिखाकर, फ्री फंड में जब हम काम करवाते हैं उसको बेगारी बोलते हैं। और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। तो बंधुआ मजदूरी जो है एक बहुत छोटी रकम पर या मुफ्त में लगातार एक व्यक्ति विशेष को जो है कई पीढ़ियों तक जो है मजदूर बनाया जाता है। वो कहीं स्वतंत्र होकर कहीं और काम नहीं कर सकता, तो उनको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। जब भारत आजाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो हमारा जो संविधान है अनुच्छेद 23 के द्वारा इन सब चीजों पर जो है निषेध करता है, इसकी जो है रोक लगाने की बात करता है। फिर है अनुच्छेद 24। इसमें खदानों, जो माइंस हैं, खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही। जो भी ऐसे काम जहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो ऐसी जगह बच्चों को काम नहीं करना है, इसकी मनाही हमारा संविधान करता है अनुच्छेद 24 के द्वारा। फिर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खदानों में, कारखानों में इत्यादि। तो ये जो अनुच्छेद 24 है, ये सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं,
उनको ऐसे कामों में, खजानों में, कारखानों में, जहां पर भी बहुत ज्यादा जोखिम है, रिस्क है, ऐसी जगह जो है नहीं लगा सकते आप और ऐसे बच्चों को काम पर। फिर है अगला बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे देश में जो भारत के नागरिक हैं उन सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, संप्रदाय को अपना सकते हैं और मान सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 जो है हमारा, वो ये अनुच्छेद 25 वो ये कहता है कि अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप उसका पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है भारतीय संविधान के द्वारा। फिर अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। तो कोई भी जो धार्मिक संगठन है वो लोगों की भलाई के काम करने के लिए अपने संस्थान बना सकता है। ये अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है अनुच्छेद 26 के द्वारा। फिर है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 जो है ये धर्म के प्रचार, धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो पहले ये जो हमारा जो देश है इसके अंदर आप अपने धर्म के लोगों को आप ये मजबूर नहीं कर सकते कि भाई हमारा धर्म है, इसकी देखरेख के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम कोई भी व्यक्ति विशेष मजबूर नहीं कर सकता टैक्स देने के लिए। जैसे पहले जब मुस्लिम शासन था तो कई तरह के जो टैक्स जो है जनता पर, भारतीय जनता पर लगाए गए थे, जैसे जजिया का कर था, है ना, इस तरह का आदि आदि। तो उसके बाद है अनुच्छेद 28। 28 जो अनुच्छेद है उसमें किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये मनाही है कि सरकारी जो संस्था है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। उसके बाद है 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29, भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो है वो देता है। तो भारतीय जो है नागरिक है वो अपनी भाषा, जो बोलचाल है, लिपि जिसके द्वारा वो लिख के अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, या अपनी संस्कृति जो है, रहन सहन का ढंग है, बोलचाल है, भाषा, पहनावा है, तो इन सबको जो है वो बनाए रखने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। तो उसके बाद है अनुच्छेद 30। इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसके अंदर जो है भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, नवबौद्ध आदि, तो उन सबको अपनी जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनको स्थापित करने का और उनके संस्थाओं के प्रशासन चलाने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। फिर है बेटा छठा और अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने पहले ही बताया था बेटा कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। तो संविधान के जो जनक थे डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। मैंने शुरू में ही बताया था कि संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो उनका ही मानना था कि जब तक कि संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं है तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं मिलता है नागरिकों को तो कोई औचित्य नहीं है ऊपर के पहले अधिकार देने का। तो इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी इतना महत्वपूर्ण है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं। अभी आप एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूं, दोबारा दोहराता हूं, रिट। तो रिट क्या होता है बेटा? जो न्यायालय है विशेष आदेश जारी करते हैं, स्पेशल ऑर्डर जारी करते हैं
कोर्ट। तो इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं। ये जो आदेश होते हैं, ये जो ऑर्डर होते हैं, इन्हें हम रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। तो जो निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परम आदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा को वारंटो, और पांचवा है उत्प्रेषण सर्चियोररी, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी रिट, है ना। तो बेटा ये 5 चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत। तो वीडियो की लंबाई बेटे काफी ज्यादा हुई है, इसे लोड करने में दिक्कत आती है, नेट भी ज्यादा खर्च होता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसे हम अगली वीडियो के माध्यम से जो है हम इसके बारे में जानेंगे और विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इसका लाभ उठाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, और यदि कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है तो आपके जो विषय अध्यापक हैं राजनीति विज्ञान के, तो वो अपने विषय अध्यापक से, मेरा नाम तेन सिंह है, तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा फोन नंबर है। तो आप सभी बच्चे जो है, स्वागत करूंगा मैं आपके बच्चों का। यदि कोई समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा यदि आप पूछेंगे तो इसलिए आप बेटा अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि विद्यालय नहीं चल रहे हैं नियमित रूप से, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे तथा मेहनत से जो है पेपर की या परीक्षा की तैयारी करेंगे। शेष अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभ आशीष। आपका तेन सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान।